ऑनलाइन क्लासेस में आपको आज बायोलॉजी में मेरी तरफ से खुश आमदीद है। और होप्स हो कि हमारी ऑनलाइन क्लास आपके लिए बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी, और आप अपने नोम्स को कायम रखेंगे और चैट में चैट करेंगे क्वेश्चंस को, ना सिर्फ ये कि दोस्तों के साथ चैटिंग ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जो सवाल होगा वो अच्छे लफ्ज़ों के साथ लिखेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि बुक को अपने सामने रखिएगा। चैप्टर हमारा जो होगा, जो आज हमें डिस्कस करना है, मैंने आपसे कहा था कि हम चैप्टर 4 ख़त्म करने के बाद लास्ट के चैप्टर्स को अपने सामने लेकर आएंगे ताकि हमारे लिए बेहतर हो। तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 11 से, जो कि हमारा होगा बॉटनी सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर पूरा होल चैप्टर जो है 11 वो बॉटनी सेक्शन में है। और इसमें हम चैप्टर जो हमारे पास है वो है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 11 आप अपने बुक में भी अपने पास रख लीजिएगा खोल कर। तो उसमें एमसीक्यूज भी आपको नज़र आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप राइट कर लीजिएगा एज यूजुअल हम जैसे क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है जी। तो अब इकोसिस्टम में हम चलते हैं कि पहले अपने पॉइंटर को ले आए आपके सामने ताकि इजी रहे। ठीक है, और सबसे पहले बात करते हैं जी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। एक तो लिविंग का लिविंग के साथ क्या ताल्लुक है, और दूसरा इन लिविंग्स का इन्वायरमेंट यानी नॉन लिविंग के साथ क्या रिलेशन है। देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉन लिविंग। अच्छा जी, जी बिल्कुल, चैप्टर 4 रहता है ना, तो वो हम फिजिकल क्लास में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसको दोबारा जो रह गया आपका वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले हम अगर हमारा सपोज टू बी कि हम फिजिकल ऑनलाइन क्लास जो हमारी चल रही है उनमें हम चैप्टर 11, 12 और 13 डिस्कस करेंगे। अगर सपोज कि 13 का एंड नहीं हुआ तो फिर हम पहले फिजिकल में 13 को एंड कर लेंगे, और फिर हम दोबारा वापस 4 पे जो लास्ट उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी वो कर लेंगे। और करना तो यही चाहिए था कि हम 4 के बाद 5 और 6 7 पर चलते आए, लेकिन 6 और 8 जो चैप्टर है वो हमारा फिजिकल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने सर से कह दिया था इसलिए। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि 4 के बाद मैं आपको छोटे चैप्टर्स डिस्कस करूँगा ताकि आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए और आपको नज़र आ जाए कि जी हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और यूजुअली छोटे चैप्टर्स भी हैं और इजी चैप्टर भी हैं ये जो लास्ट चैप्टर्स हैं, और आप इनको बहुत ज़्यादा रट्टा जिसे कहते हैं नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि आप अगर आपको अल्लाह ताला टाइम दे पढ़ने का तो आप इनको पढ़ते जाएंगे और लेक्चर को नोट करने के बाद कंपेयर करते रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम में हम या इकोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं वो इकोलॉजी आजकल के दौर में हम इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से भी जानते पहचानते हैं। और इसमें हम रिलेशन देख रहे होते हैं अपने लिविंग मटेरियल यानी कि लाइक प्लांट्स और एनिमल्स का, एनिमल्स टू एनिमल्स या एनिमल्स टू प्लांट, उनका रिलेशन देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ हम नॉन लिविंग मटेरियल का, जो कि हमारे लिए गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एल्टीट्यूड, वो वटेवर बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर आपको दिखाते हैं, तो वो सब का रिलेशन आप स्टडी करें तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। इको ऑक्स या ऑकोस जर्मन ग्रीक वर्ड है, जिसको जर्मन साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1869 में यूज किया था। तो ये हम अपनी जो है जर्मन साइंटिस्ट, इनका नाम या एयर हमारा एमसीक्यूज के लिए हम लगा लेते हैं। एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकता है इसमें। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तो छोटी सी बात है जो फर्स्ट ईयर में शायद आपके जहन में हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपने एक चार्ट बनाया था।
क्वेश्चन भी उसका चार्ट के तौर पर आता था, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप डिस्कस करते थे, और उसमें आप कहते थे कि एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, कुछ भी हो, वो ओरिजिनेट होने के बाद बायोस्फेयर पे कैसे मौजूद हैं या ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो उसी का कुछ हिस्सा हम यहाँ देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशंस अगर एक नंबर की पूछ ली जाए, पॉपुलेशंस, स्पीशीज, कम्युनिटी, तो वो आपसे पूछ लिया, ठीक है। स्पीशीज जो होती हैं वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन बी इंटरब्रीड। ये आपस में इंटरब्रीड कर सकता हो कोई इंडिविजुअल, तो वो स्पीशीज कहलाती हैं। इसे स्पीसी भी प्रोनाउंस किया जाता है। इंटरब्रीड करने के बाद ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जनाब हमारे पास इंटरब्रीड तो हो, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रीड किया गया है उसका ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कैसा हो, ऑफ स्प्रिंग जो है वो फर्टाइल, यानी वो आगे चलकर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट कर सकता है। तो डेट इज कॉल्ड स्पीशीज। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करते कि जी ऑफ स्प्रिंग फर्टिलाइज नहीं है, तो फिर वो स्पीशी भी नहीं होती, ठीक है। यानी जनरेशन वन इंटरब्रीट किया, उसने नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन टू प्रोड्यूस की। अब ये नेक्स्ट जो नंबर टू है जनरेशन, ये आपस में इंटरब्रीट करके जनरेशन थर्ड पैदा करे, तो उसे आप स्पीशीज कहें। अगर वो इंटरब्रीट कर रही है लेकिन स्पीशीज थर्ड जनरेशन पैदा नहीं कर पा रही, फर्टाइल नहीं है, तो वो स्पीशीज नहीं कहलाती, हाइब्राइड कहलाती, ठीक है। तो उसे हम फिर हाइब्राइड कहेंगे। अब स्पीशीज अगर एक जगह पर कहीं हो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इस वक्त हमारे पास हम जो क्लास ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे मिलाकर आप लोग इस वक्त 31 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। यही 31 स्टूडेंट्स अगर हम लोग मौजूद होते एक क्लास में, तो क्लास जो होता वो पर्टिकुलर एरिया होता, पर्टिकुलर प्लेस होता। तो पर्टिकुलर स्पेस में या एरिया में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमो सेपियंस, ह्यूमन थे ना हम लोग, हैं बल्कि, सॉरी थे बोल दिया, होमो सेपियंस तो थे का लफ्ज़ भी ठीक है, आजकल हम ह्यूमन कहाँ हैं, आजकल तो हम लोग एनिमल्स बन चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारे ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी 31, हम जो होमो सेपियंस एक क्लास में बैठे होते, तो वो कहलाती ह्यूमन की पॉपुलेशन। इस वक्त भी हम कह सकते हैं कि जी हम तो सब ऑनलाइन हैं, लेकिन चूंकि हम बैठे हुए अलग अलग एरिया में, तो लिहाजा ये पॉपुलेशन में नहीं कहा जाए। जैसे लाइक बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर हमारे घर के आसपास कहीं दरख्त हैं, ट्रीज हैं, तो आप अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हैं तो 6 बजे अजानों के वक्त आपको वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स लाइक क्रो भी मिलेंगे और स्पैरो भी मिलेंगी, और दूसरे हो सकता है कि अगर कुछ पीजन वगैरह है वो भी वहाँ स्टे किया हुआ है, तो उनकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो वो उस ट्री, वो जो ट्री होगा वो पर्टिकुलर स्पेस होगा, प्लेस होगा, उस एरिया, ट्री के एरिया में जितने बर्ड्स आप गिन रहे हैं, स्पैरो गिन रहे हैं, तो वो अलग पॉपुलेशन है, क्रो की पॉपुलेशन अलग है, और इसी तरह कोई पैरट है या कोई और चीज़ है, तो पिजन है, तो उसकी पॉपुलेशन अलग है। लेकिन आप 9 बजे उठे, तो 9 बजे जब आप उठकर देखेंगे, तो वहाँ पॉपुलेशन डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। कोई एक आधी स्पैरो अगर बैठी हुई मिल गई तो ठीक है, कोई क्रो एक आधा बैठा हुआ मिल गया तो ठीक है, तो पॉपुलेशन कम हो जाती। तो पॉपुलेशन डिपेंड करती है टाइम पर और स्पेसिफिक एरिया। अब अगर हम सुबह सुबह उठे थे तो और हमने बहुत सारी पॉपुलेशन आपने देखी थी, डिफरेंट पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट, उनका हैबिटेट कौन सा था, वो दरख्त था, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी कम्युनिटी। जैसे हम अगर बात करें ह्यूमन की,
तो हम किसी ख़ास एरिया में अगर रहते हैं, सपोज़ हम नाज़िमाबाद की मिसाल लें, तो नाज़िमाबाद में कुछ एरिया ऐसे हैं जो मलिक कम्युनिटी वाले हैं, मलिक लोग वहाँ रहते हैं, उनका नाम मलिक है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कोई अवान रहता होगा, कहीं पर कोई सोमरो रहता होगा, कहीं पर ये जो अलग-अलग कम्युनिटी पॉपुलेशंस हैं, उनको आप मिला कर कहेंगे कि नाज़िमाबाद की ये कम्युनिटीज़ है। ठीक है, तो ये कम्युनिटीज़ जो है वो भी एक दूसरे से बहुत रिलेशन है इनका पॉपुलेशन में, और इनका रोल होता है एक दूसरे के साथ। अब वो कम्युनिटी हो या पॉपुलेशन हो, उसका एक स्पेसिफिक छोटा सा, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक मखसूस एरिया, द टाइप ऑफ environment in which a particular organisms or population lives is habitat, like fresh water pond. अब हर एनिमल का एक खास हैबिटेट होता है। जैसे हम अगर किसी, आजकल आप लोगों ने तस्वीरों में चिरगोज़ा देखा होगा, हो सकता है कि खाया भी हो किसी ने आज के ज़माने में, और अल्लाह ताला ने उनको और भी नवाजे कि वो चिरगोज़े खा सकें और भी खा सकें। लेकिन फ़िलहाल हम तो नहीं खा सकते, क्योंकि चिरगोज़ा माशाल्लाह से कोई 8-10 हज़ार रुपये किलो है, तो पता नहीं 1000 रुपये का वो कितना सा आएगा छोटा सा। लेकिन हमने अपने बचपन में बहुत अच्छा खाया है। ये जो मूंगफली, आपको पीनट्स के जो ठेले मिलते हैं, इन पर चिरगोज़ा भरा होता था, और आराम से वो 10-20 रुपए का ही मिल जाता था, और हम छोटे होते हुए खाया करते। तो चिरगोज़ा के जो प्लांट्स हैं कॉनिफर्स के, वो आपको यहाँ कराची या सी जो लेवल है वहाँ पर आप नहीं लगा सकते, वो खास माउंटेन एरिया, तो माउंटेन एरिया उसका हैबिटेट है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स की जो हैबिटेट है, सी गर्ल्स हैं, तो सी गर्ल्स आपको समंदर के किनारे पर ही मिलेंगी, वो आप डेजर्ट में नहीं ढूंढेंगे, डेजर्ट में नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि उनका हैबिटेट क्या है, सी साइड है। तो इसी तरह फ्रेश वाटर पॉन्ड है या कोई भी एरिया है, तो वहाँ पर मखसूस स्पेसिफाई पॉपुलेशन होगी या कम्युनिटी होगी, क्योंकि वो अपने हैबिटेट में रहना पसंद करती है, क्योंकि हैबिटेट में एक्चुअल क्या होता है, हैबिटेट में उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स आसानी से पूरी हो जाती है। उनको कोई टेंशन नहीं होती कि जी हमें खाना कैसे मिलेगा, हमें पानी कैसे मिलेगा, हमें गैस कैसे, ऑक्सीजन मिलेगी, हमें दूसरी रिक्वायरमेंट्स, टेम्परेचर, लाइट, वो कैसी है। तो क्योंकि हर एनिमल के लिए इनका लेवल डिफरेंट है, इसलिए उनका हैबिटेट भी डिफरेंट हो जाता है। कुछ हैबिटेट बहुत छोटे होते हैं, लाइक अगर आप एक पत्थर को देखें, तो पत्थर के नीचे कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट रहता है, तो वो उसका माइक्रो हैबिटेट होगा, और उस माइक्रो हैबिटेट को हम आगे चलकर निच के नाम से भी जानेंगे। इसी तरह अगर कोई बहुत वास्ट एरिया में रहता है, लाइक ज़ेब्रा की पॉपुलेशन है, तो एक बड़े एरिया में रहती है, तो वो उसका बड़ा एरिया, उसका मेगा हैबिटेट भी होगा। ठीक है, तो हैबिटेट जो है वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट में हमारी बात आती है इकोसिस्टम की। हाँ, कम्युनिटी इंटरैक्ट, कम्युनिटी का इंटरैक्शन आपस में कैसा है। इस इंटरैक्शन में हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल दोनों आपस में एक दूसरे के काम आ रहे होते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल आपके काम आ रहा है, और आप जब खुद, आपसे मुराद है कोई एनिमल, को प्लांट मर जाता है, तो वो फिर नॉन लिविंग को रिसाइकिल कर देता है। तो इस तरह से एक दूसरे की क्वांटिटी और क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड है, नॉन लिविंग को लिविंग, लिविंग को नॉन लिविंग, ताकि बैलेंस बना रहे इकोसिस्टम। हमारी ज़मीन पर इकोसिस्टम दो तरह के हमें मेजर नज़र आते हैं। एक हमारा कहलाता है इक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी का इकोसिस्टम। दूसरा हमारा कहलाता है जनाब, हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, खुश्की का इकोसिस्टम। अब खुश्की के इकोसिस्टम को फिर आप फर्दर डिवाइड कर देते हैं। आपने कहा डेजर्ट इकोसिस्टम है, आपने कहा पॉन्ड इकोसिस्टम, सॉरी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, रेनी फॉरेस्ट है, सवाना है, टंड्रा है, ग्राउंड का एरिया है। तो ये सब हमारे लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स बन जाते हैं। जबकि हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम में आप कहते हैं जी दो मेजर पार्ट, दो, यानी कि मैरीन और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में फिर आप कहते हैं पॉन्ड है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये अलग अलग इकोसिस्टम कहलाते हैं। मैरीन में हमारा इकोसिस्टम एक ही होता है, लेकिन इसकी केमिकल नेचर, इसकी फिजिकल नेचर डेप्थ वाइज चेंज होती चली जाती है। तो वहाँ के फ्लोरा और फाना में चेंज आया। तो जी एक सवाल आया कि इकोसिस्टम में बोथ फंक्शन क्या है। बोथ फंक्शन बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के फंक्शंस हैं। जो आपके मटेरियल है, लिविंग और नॉन लिविंग, उनका जो आपस में एक दूसरे से रिलेशन काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, वो आपका फंक्शन, बोथ फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अच्छा जी, उससे आगे हम बात करते हैं इकोसिस्टम में। तो दोनों इकोसिस्टम यानी कि लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये आपस में मिलकर एक जाइंट इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये जिस जगह पर है उसे हम स्फीयर या गोल, द डिफरेंट इकोसिस्टम्स लिंक टुगेदर एंड कलेक्टिवली फॉर्म अ जाइंट इकोसिस्टम which is called बायोस्फीयर। बायो लाइफ, स्फीयर माने गोल चीज, या हम इसे इकोस्फीयर कहते हैं। पूरी कायनात में अब तक, यूनिवर्स में अगर हम बात करें, तो अब तक आपको जमीन, आपकी जो अर्थ है, वो ही एक बड़ा बायोस्फीयर नजर आता है। बाकी जगह पर हम देखते रहे कि जी है, मौजूद है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं कर सके अभी तक फिलहाल। तो कहीं और पर बायो का स्फीयर हमें नजर नहीं आता, हमारी कायनात में बायो का स्फीयर नजर आता। ठीक है। तो इसे फिर हम, चूंकि यहाँ पर सारे इकोसिस्टम मौजूद हैं और वो इंटरलिंक रखते हैं, पानी का इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल का इकोसिस्टम, वो आपस में इंटरलिंक्स है, तो इसलिए हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। अब इकोलॉजिकल निच, इकोलॉजिकल निच जो है वो एक्चुअल क्या है, ऑर्गेनिज्म कोई भी, छोटा हो या बड़ा हो, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्टिकुलर हैबिटेट। क्यों? बैक्टीरिया है ना, छोटा सा बिल्कुल, लेकिन वो भी आपके हैबिटेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजीज का बैक्टीरिया हो या कोई आपका बेनिफिशियरी बैक्टीरिया हो, वो आपके हैबिटेट में होना चाहिए। अगर बेनिफिशियरी है तब भी होना चाहिए। इसी तरह बड़ा कोई एनिमल है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसकी एक्टिविटी आपके साथ, यानी आपसे मुराद है कि डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट के साथ रिलेशन रखती होगी। वो क्या कर रहा है? वो क्या आपके लिए फूड बना रहा है, या आपसे फूड ले रहा है, या वो कोई आपके लिए ऐसी चीज बना कर दे रहा है जो आपको इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स क्या आपसे रिलेटेड है या किसी और एनिमल से रिलेटेड है? अगर आपसे रिलेटेड है तो वो आपके साथ ही रहेगा, आपसे साथ मुराद है कि आपके आसपास रहेगा। अगर किसी और एनिमल या किसी और प्लांट से रिलेटेड है तो वो उसके साथ रहेगा, जहां वो जाएगा वहीं वो चले जाएंगे। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका इफेक्ट रिक्वायरमेंट्स का और उनकी एक्टिविटीज का, किसी भी एनिमल की एक्टिविटी का और उसकी रिक्वायरमेंट का, वो इफेक्ट जो हमारा होता है उसको हम इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी, मैंने कहा कि आप कोई पत्थर के नीचे अगर किसी एनिमल को देख रहे हैं छुपा हुआ, वो छुपा हुआ है, वो अपनी स्पेसिफिक जगह पर हाइड किया हुआ है, लेकिन उसका कोई ना कोई असर होगा। जब वो बाहर निकलेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, उस एक्टिविटी का इनडायरेक्टली रिलेशन होगा किसी पॉपुलेशन के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ। अब वो अपनी ज़रूरत को पूरी करके फिर वापस अपनी जगह चले जाते हैं, तो वो जगह इकोलॉजिकल निच कहलाती है। जैसे आप अपने घर में हैं, तो हमारा जो
हैबिटेट है। अब हम तो ह्यूमन है, तो हमारा तो हैबिटेट हर जगह ही हो सकता है ना। लेकिन अगर हम अपने स्पेसिफिक बायोलॉजिकल बात करें, तो हमने कहा जी हमारा स्पेसिफिक जो एरिया है वो नागाबाद है, ये हमारा हैबिटेट है। अब नागाबाद बहुत दूर तक फैला हुआ है। लेकिन उस नागाबाद में आपका घर, आपका इकोलॉजिकल निच, तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स उनकी, जिसमें फूड है, लाइट है, एसी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही है। तो ये आप कंफर्टेबल हैं, आराम से, सुकून से, तो ये आपकी इकोलॉजिकल निच कहलाए। वो पत्थर के नीचे जो एनिमल मौजूद है वो उस वक्त सुकून में है, तो उसे पता कि मैं किसी के सामने नहीं हूँ, कोई मेरे देखने नहीं आ रहा, कोई मुझे पकड़ने नहीं आया, और मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही, मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं। वो हमारी इकोलॉजिकल निच कहलाए। ठीक है जी, तो ये हमारी पहली बात हो गई, जो कि छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, हमारी डिस्कशन में कही जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, एकदम मन मार्क्स के लिए। और उसमें हम फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे आपको लेके चलते हैं इकोसिस्टम में, कि जनाब हमारा बायोम, बायोम किसे कहते हैं जी? बायोम कहते हैं बायोलॉजिकल रीजन, जिसको हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। बेस है उसकी हमारी क्लाइमेट, ठीक है, और बायोटिक फैक्टर्स। हमारे बायोटिक फैक्टर कौन होता है? वैसी बात है, लाइफ है वो बायोटिक फैक्टर। क्लाइमेट कौन होगा? नॉन लिविंग होगा, पानी, लाइट, हवा, जमीन, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये इंटरेक्शन रखने के साथ साथ अपनी जो पूरी कम्युनिटी है, जिसमें एनिमल्स सारे आ गए, प्लांट सारे आ गए, वो एक जगह इकट्ठे करके आप उसको कहेंगे बायोम्स। इसी को आप बायोटा भी कहते हैं। बायोम्स की जगह पे आप लफ्ज बायोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बायोटा में हमारे पास, या बायोम्स में हमारे पास होता है कि लार्ज इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम्स विच हैव स्पेसिफिक फ्लोरा और फाना। फ्लोरा कहते हैं उस एरिया के तमाम प्लांट्स को, ठीक है, और फाना कहते हैं उस एरिया के सारे एनिमल्स को। अब ये फ्लोरा और फाना एक ह्यूज, छोटे से लेकर बड़े एलिफेंट तक अगर जंगल की बात हो, तो वो आपका फ्लोरा और फाना। आवाज़ नहीं आ रही एक बच्चे को? क्यों नहीं आ रही? बाकी सबको आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। तो बेटा तुम ज़रा अपनी आवाज़ को चेक करो। अपनी आवाज़ से मुराद है कि अपना जो माइक वो हैंड फ्री लगा है आपने, या हेडफोन लगाया है, तो उसकी जो पिन है उसको निकाल के दोबारा लगा के देखो। उससे भी कुछ ना हो तो फिर आप अपने आप को दोबारा से कनेक्ट करके देखिएगा, ठीक है, या आपका नेट स्लो हो गया हो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो रहेंगी माशाल्लाह से। एक सवाल आया जी, बायोम्स में और बायोस्फीयर में कोई फर्क नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है जनाब। बायोम्स सिर्फ लिविंग फैक्टर्स को कहते हैं, और बायोम्स कहा जाता है लार्जर इकोसिस्टम। लार्जर इकोसिस्टम में क्या आएगा? बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो बड़ा इकोसिस्टम, बड़े इकोसिस्टम हमारा समंदर, बड़ा इकोसिस्टम से हमारा जंगल पूरा फुल, डेजर्ट पूरा, लार्ज इकोसिस्टम से मुराद दिया। अब इस पूरे समंदर में आप जो बात करना चाहें, समंदर के जोन्स में अलग अलग जोन्स हैं, तो होल जोन की अगर आप बात करें तो उसमें कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है, वो उसके बायोम्स कहलाएंगे। एक पूरे जंगल में कितने एनिमल्स हैं, स्पीशीज कितनी है, कितने प्लांट्स हैं, टाइप कौन कौन से,
वो बात करें, ठीक है, तो उसको बायोम्स कहेंगे। जनाब सवाल है कि फ्लोरा फाना को फिर से बता दें। फ्लोरा फाना बता देते हैं जनाब, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फ्लोरा मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। जैसे भी मैं आपसे कह रहा जंगल है कोई, अमेजोन, अमेजोन का जंगल तो आपने सुना, एक अमेजोन साइट भी है ना, वेबसाइट भी है, तो वो भी जंगल की तरह है। उसमें पता नहीं कितने प्रोडक्ट है, मैंने तो खैर कभी देखी नहीं क्योंकि पाकिस्तान में उसको ऑपरेट नहीं किया जाता। तो अमेजोन उसी के नाम, ये जंगल के नाम से उसने बनाई थी, जो भी उसका क्रिएटर है, और शायद दुनिया का पहला इस वक्त पोजीशन पर है पैसों के हिसाब से, या दूसरी पोजीशन है, वट एवर, पता नहीं मुझे इतना, तो मेरे पास तो वैसे पैसे नहीं है। लेकिन वो अमेजोन एक बहुत बड़ा जंगल है हमारा, उसमें जितनी टाइप के प्लांट्स आप बात करोगे वो सारे के सारे फ्लोरा कहलाए, और उसमें जितने एनिमल्स की आप बात करेंगे तो वो फाना कहलाए। तो ये फ्लोरा और फाना मिलकर बायोम्स ऑफ द इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो उस अमेजोन का फ्लोरा प्लस फाना अमेजोन का बायोम्स कहलाए, और अमेजोन खुद एक इकोसिस्टम है। तो फ्लोरा फाना प्लस अब किसको मिला है, नॉन लिविंग मटेरियल को मिला है। क्लाइमेट, उसका मौसम, उसकी लाइट, उसका टेम्परेचर, उसके पानी की नेचर, उसको जब आप प्लस कर देंगे तो वो आपका इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है जी। तो आगे चले, थोड़ा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका बुक में, आप देख लीजिए। मैं आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आने में, वो यहाँ रोड ब्लॉक श्लॉक था, तो बुक ऊपर नहीं लेके आया। तो आप देख लीजिएगा किस पेज पर है, अप्रोचेस टू इकोलॉजी। इकोलॉजी को आप अप्रोच कैसे करें, कैसे देखें, कहाँ पहुँचे, अप्रोच मानो ना कहाँ पहुँचना, अप्रोच किसकी करना चाहते हैं, इकोलॉजी। आप इकोसिस्टम को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या स्टडी रिसर्च कुछ भी करना चाहते हैं, तो अब आपको अप्रोच करनी पड़ेगी उस इकोसिस्टम। हाँ, लार्ज को हम इकोसिस्टम नहीं कह रहे, वो यहाँ आपको हमने थोड़ा सा शायद लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग, ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ शायद हमारा मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स, तो ये आप यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सही। तो ये हम जनाब लिखेंगे कहाँ, बिटवीन दिस, ठीक है। तो ये बात आपकी अब क्लियर हो जाएगी। तो लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो हमारे कहलाते हैं बायोम्स। उसके साथ रिलेशन बना दें नॉन लिविंग का, तो वो बन जाते हैं पूरा इकोसिस्टम, ठीक है। अप्रोचेस का जो है वो हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और आपसे कहा जाता है कि जी डिस्क्राइब द अप्रोचेस ऑफ इकोलॉजी, डिस्क्राइब द अप्रोचेस ऑफ इकोलॉजी। पेज आप देख लीजिए बुक पे, या वैसे ही नोट कर लें, और ये बहुत इजी सा हमारा क्वेश्चन है। इसको अगर आप आसानी से पढ़े एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा। अप्रोच करनी है हमने, देखना है जनाब किसी को, पेज 241 में। थैंक यू जी, बच्ची ने बता दिया हमें।
241 पर आप ये देख सकते हैं अप्रोचेस टू इकोलॉजी, तो यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, डिस्क्राइब द अप्रोचेस ऑफ इकोलॉजी। तो इसमें आपको 6 हेडिंग्स बतानी है और जो बहुत इजी है आपके लिए, और यही हेडिंग्स में कभी कभी हमें नज़र आएंगी डेफिनेशंस, 1 नंबर के लिए जो बॉटनी में पूछी आती है। तो कह दिया जी, डिफाइन द ऑड इकोलॉजी या राइट द डेफिनेशन ऑफ डैश, है ना। तो डेफिनेशन आपसे कह दी ऑड इकोलॉजी की, पॉपुलेशन अप्रोच का नहीं पूछा, ऑड इकोलॉजी का कर दिया। तो ऑड इकोलॉजी हमारी साइंटिफिक टर्म है ऑफ पॉपुलेशन अप्रोच के लिए, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे कि हम पॉपुलेशन अप्रोच को ऑड इकोलॉजी कहते हैं। और डेफिनेटली क्या है पॉपुलेशन को अप्रोच करना, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। एक किसी स्पीशीज के बारे में पढ़ना, रिसर्च करने जा रहे हैं आप, तो उसे आप ऑड इकोलॉजी कहते हैं। लाइक आपकी बुक में एग्जाम्पल दी है मैंगो ट्री की, है ना, कि अगर आप एक कोई भी फील्ड है और उस फील्ड में डिफरेंट प्लांटेशंस हैं और आप सिर्फ और सिर्फ मैंगो ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी ऑड इकोलॉजी। अब उस मैंगो ट्री को स्टडी करने के बाद आप उसमें देखें कि जी हम इसको कितना अच्छी और फसल बेहतर कर सकते हैं, हम इसकी केमिकल नेचर स्टडी कर रहे हैं कि इसको कौन सी खाद दें कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, इसकी तादाद अच्छी हो जाए, इसके मैंगो के साइज बड़े हो जाएं या मैंगो का टेस्ट बदल जाए। तो ये सारी की सारी जो आपने स्टडी कर रहे होंगे वो मैंगो ट्री पर, तो वो कहलाएगी पॉपुलेशन अप्रोच या ऑड इकोलॉजी। एनिमल में कर सकते हैं, किसी एक एनिमल पर पर्टिकुलर पर आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम ऑड इकोलॉजी कहते हैं। दूसरी होती है कि आप अपनी अप्रोच को बढ़ा रहे हैं और आप 2-3 पॉपुलेशंस को एक साथ देखना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी हमारी होती है कि हम अपनी कम्युनिटी बेस्ड पर, अब मैंगो ट्री के साथ और भी ट्री लगे हैं ना कुछ, तो अब आप रिलेशन देखना चाह रहे हैं यार मैंगो ट्रीज का इन नीम ट्रीज के साथ या दूसरी अदर ट्रीज के साथ क्या रिलेशन, क्या इनकी वजह से ये मैंगो की ग्रोथ पर तो असर नहीं पड़ रहा, क्या ग्रोथ कम हो रही है कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। इस तरह की जो अप्रोच आप करेंगे बिटवीन टू या मोर देन टू पॉपुलेशन, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी अप्रोच या सिन इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी को आप पहले किसी ज़माने में बायोकोनोटिक्स का नाम भी देते थे, ये इसकी बायोकोनोटिक्स जो है वो सिनोनिमी है, ठीक है। तो ये सिनोनिमी भी हम यूज़ किया करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब हमारी जो एमसीक्यूज में आपसे बोल दें, ठीक है ना, तो ये बात भी हो सकती है। अब इसमें डेफिनेटली आप कंपेयर करेंगे ना, 2 4 5 जितनी भी स्पीशीज यानी कम्युनिटी को आप देखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको 2 काम और करने पड़ेंगे। एक तो उस जगह का क्लाइमेक्स क्या है, और क्लाइमेक्स में सकेशन क्या हो रही है। ये सकेशन जो है इसका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर के एंड में, 2 सकेशन टाइप्स हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इतना याद रख लें कि हमारे पास किसी भी इकोसिस्टम की डेवलपमेंट, कोई इकोसिस्टम न्यू डेवलप हो रहा है, न्यू बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, या कोई पहले से बना हुआ खराब हो गया था नया दोबारा बनने लगा है, तो उस दैट इज कॉल्ड सकेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इकोसिस्टम or previously damaged regenerative ecosystem. The progressive replacement of a community called सकेशन। सकेशन में क्लाइमेक्स जरूर आएगा। क्लाइमेक्स क्या होता है भाई, हमारे बच्चों को पता है, जो लोग ड्रामे देखते हैं, है ना,
ड्रामे देखते हैं उनको पता है कि जी क्लाइमेक्स होता है, एक एपिसोड एक ऐसी जगह पर ख़त्म हो रही है जहाँ पर हमें सोचना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हीरो मर भी सकता है, हीरो जिंदा भी हो सकता है, हीरो 50 साल के बाद दोबारा जिंदा हो गया आगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्लाइमेक्स होता है। तो हमारे सकेशन में भी क्लाइमेक्स आ गया, यानी एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और डेवलप होने के बाद अचानक से वो या तो बहुत बेहतर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रुक गया अपनी जगह पर, एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी आ गई, अब उससे आगे नहीं बढ़ रहा हो, या हो सकता है वो उससे आगे बढ़ जाए, और या फिर पीछे बैक पर चला जाए, अनस्टेबल हो जाए। तो ये हमारा वो पॉइंट होता है जहां पर हम कहते हैं कि क्लाइमेक्स आ गया जी, अब कुछ भी हो सकता है जी, है ना। तो इसी तरह से हमारे इकोसिस्टम की डेवलपमेंट के दौरान भी होता है। अब मिसाल के तौर पे ये हम अपनी छोटी सी मिसाल ले रहे हैं आपको कि ये सिंथ इकोलॉजी है, यहाँ प्लांट्स भी हैं, और ये आपके सामने जी एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ये आप कहीं से भी एनिमल देख लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाइट यहाँ डिफरेंट एनिमल, ये जीब्रा भी है, इसमें मिनरबीस भी हैं जिनको हम जंगली गाय कहते हैं, और इसमें बहुत सारी डियर्स भी होंगी, बहुत सारी दूसरी चीज़ें। ये ये यूं मूवमेंट हो रही है, ये असल में ऐसे जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, और ये ऐसे जा रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये माइग्रेशन कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये माइग्रेट करते हुए जा रहे हैं बहुत दूर, कई किलोमीटर, और ये हम अफ्रीका में सवाना के जंगलों में होता है ये माइग्रेशन, बहुत लॉन्ग टर्म का, क्योंकि वहाँ पर सवाना में जो है वो ग्रास लैंड एरिया ड्राई हो जाता है, जब बारिश नहीं होती सूख जाता है, तो फिर ये अगले ग्रास लैंड एरिया में जाते हैं। अब ये जिस जगह छोड़कर आए, सपोज ये वो जगह है नंबर 1, तो इस जगह का इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब हो गया ना, और अभी पहुंचे नंबर 2 एरिया, ये है नंबर 2, तो वहाँ का इकोसिस्टम वो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अभी ये इतनी बड़ी नई कम्युनिटी वहाँ पहुँच गई। तो लिहाजा ये इकोसिस्टम यहाँ अगर कम होकर डैमेज हो गया, तो यहाँ अब नया इकोसिस्टम बनना शुरू होगा, उसे कहा जाएगा सकेशन। उसके हमें ग्रेजुअली स्टेप्स हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करें, वो हम लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ जब आया, तो यहाँ पर आकर जब ये वहाँ स्टेबल हो गए, रुक गए, बैठ गए, कुछ अर्सा, जितना अर्सा ये बैठे हैं रुके रहे, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी। इनके साथ साथ एक और जनरेशन हो सकता है, लॉइंस वो भी चल रहे हों, लेपर्ड्स भी चल रहे हों, वाइल्ड कैट्स हैं, वाइल्ड डॉग्स हैं, क्योंकि वो इनका शिकार करते हैं, तो वो भी साथ साथ चल रहे होंगे, तो वो कम्युनिटीज भी साथ चल रही हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे मूवमेंट हो रही है, ये बहुत ही कई किलोमीटर पर चलती है, और फिर हमारा कोई इकोसिस्टम यहाँ या यहाँ चेंज हो जाता है। यूजुअली माइग्रेशन होने में जो हमारा ये नंबर 1 का इकोसिस्टम और नंबर 2 का इकोसिस्टम, ये यूजुअली कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अनस्टेबल होता है, क्योंकि अब ये यहाँ से चले गए ना, तो ये अनस्टेबल हो गया। जब ये वापस आएंगे, मौसम सेट हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, हैबिटेट तो इनका अपना है ना, वहीं रहेंगे, तो ये अपने हैबिटेट में वापस आएंगे, तो ये फिर दोबारा इसको स्टेबल कर देंगे। तो ये माइग्रेशन जब होती है, तो इस तरह से ही आमतौर पे कभी बार बार चेंज होता है। अच्छा जी, सवाल है जी, ग्रोथ का क्या ताल्लुक है इसमें। ग्रोथ, ग्रोथ कौन सी, ग्रोथ एनिमल की अगर हम बात करें, तो एनिमल की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर जो हम बात करें, बाय मोर स्टेबल कम्युनिटी एंड ग्रोथ ऑफ इट इन अ पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर अगर ये रहे, रुके रहे, मैंने आपसे क्या कहा कि बारिश नहीं हो रही, तो ग्रास लैंड जो है वो ड्राई हो गया है, घास खत्म हो गई है, अगर ये रुके रहेंगे क्या होगा, इनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, तो जो छोटी मोटी सूखी सूखी घास है वो खा रहे हैं ना, तो इनकी वो तवानाई तो नहीं रहेगी, वैसी एनर्जेटिक तो नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक भी नहीं रहेंगे, वेट कम हो जाएगा। तो
तो इसलिए इनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इसी तरह से अब ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इनको घास अच्छी मिल रही है, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी, डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी, 3-4 महीने वहाँ गुजार कर आएंगे। जैसे आजकल के ज़माने में भी आप दिसंबर में देखें, आपके पास अगर करली झील जाने का आपको इत्तेफाक हो जाए, सर्दियों में हम आमतौर पे जाते नहीं है पिकनिक मनाने, लेकिन अगर आप चले गए वैसे ही तो आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स मिलेंगे, और वो बर्ड्स आपको मिलेंगे कहाँ से आए, साइबेरिया से आए। उन्होंने आकर आपके जो इकोसिस्टम है यहाँ का वो डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब से मुराद है कि चेंज कर दिया थोड़ा सा, फेब्रवरी तक, मार्च तक। मार्च के बाद वो वापस चले जाएंगे तो आपका इकोसिस्टम दोबारा अपनी पुरानी कंडीशन पर आएगा। वो यहाँ आकर अच्छा खाना पीना खा रहे हैं तो यहाँ आए ना। अगर उनको अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा, मिसाल के तौर पे इस बार अगर उनको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिली तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, रास्ते में जाते जाते कुछ तो मर मरा जाएंगे बेचारे। और जो उनकी यहाँ बेबीज प्रोड्यूस हुए हैं न्यू, 3-4 महीने वो यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हो, तो उनको पता चल जाएगा यार पाकिस्तानी जो है ना वो अच्छा खाना नहीं देता भाई, दोबारा नहीं जाना पाकिस्तान है। तो चेंज आ जाएगा अगली बार में, उस अगली अगली नेक्स्ट में। तो ये ग्रोथ इस पर बहुत बुरा असर डालती है, बेहतर भी और नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों तरफ। ठीक है जनाब, तो ये हमारी बात हो गई, हम इसको रब करें और आगे बढ़े जनाब नेक्स्ट पे। और थर्ड हमारी जो अप्रोच है उसकी बात करें। थर्ड अप्रोच हमारी आती है तो वो है बहुत इजी सी, और वो है पूरे इकोसिस्टम पर अप्रोच करना। अब जाहिर सी बात है, पूरे इकोसिस्टम पर अप्रोच करने का मतलब है कि आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि उस इकोसिस्टम में एनर्जी साइकिल क्या है, एनर्जी साइकिल कैसी चल रही है। अगर एनर्जी साइकिल अच्छी होती है तो फिर आपकी वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ की पॉपुलेशंस, वहाँ की कम्युनिटी बेहतर तौर से ग्रो कर रही होती है, लिविंग होती है, जिंदा होती है। और ये एनर्जी जो फ्लो कर रही है, ये मैटर है एनर्जी का, लाइक प्लांट्स है और दूसरी सूरज की रोशनी है, ये एनर्जी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट पर असरअंदाज होती है। आपने सारी ज़िंदगी, अल्लाह करे कि आप जिए हज़ारों साल, मतलब जिएंगे तो नहीं, लेकिन 60 साल की हमारी ज़िंदगी जो होती है वो एक एवरेज है। तो 60 साल में हमने कितनी किलो ऑक्सीजन ली, एब्जॉर्ब की, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट की। ये ज़रा आपको सर्च करना है सवाल को आपके लिए, ठीक है, कि आपने अपने 60 ईयर्स में कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट की है। ये क्वेश्चन है सबके लिए। फाइंड कीजिएगा इसको, नेट पर सर्च कीजिएगा या कैलकुलेट कीजिएगा। हिंट दे दूं, अगर आप पर आवर अपनी ऑक्सीजन की कंजम्पशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन निकाल लें तो फिर आप अपनी 60 साल की ज़िंदगी में फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करके रखिए, कल हम पूछेंगे आपसे। तो ये आपने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, ये कहाँ गए? ये तो इन्वायरमेंट से आपने एब्जॉर्ब कर लिए ना, और इन्वायरमेंट को दे दिए, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा इन्वायरमेंट के लिए। ये तो एनर्जी साइकिल पर असरअंदाज होंगे। मसलन अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड कम दी तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा दे दी तो फिर अब तो उसका निसार तो लाइट पर भी है ना, लाइट अच्छी होनी चाहिए तो प्लांट अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हमारी जो एक पूरे इकोसिस्टम में बैठे हैं, इनमें हमारा मेन जो, अगर इकोसिस्टम अप्रोच आप देखना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या पॉपुलेशन में एनर्जी फ्लो को देखते हैं। एक पॉपुलेशन दूसरी को कैसे या क्या खा रही है, कौन सी पॉपुलेशन खा रही है, कौन सा प्लांट खा रही है, कौन सा एनिमल खा रही है। अगर वो वहाँ पर अच्छी तरह अवेलेबल है तो पॉपुलेशन डायनामिक्स बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, कुदरत ने कानून बना रखा है, और कानून कहता है कि जब
किसी एक पॉपुलेशन की डायनेमिक्स हाई हो जाए तो दूसरी पॉपुलेशन उसको डिस्टर्ब करती है, और फिर जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची है उसको नीचे लाना होता है। जैसे आजकल हमारे साथ होता है, इंसानों की पॉपुलेशन बड़ी, जो डायनामिक्स है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है। अब हमें हमारी इस पॉपुलेशन को डिस्टर्बेंस चाहिए। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? डिस्टर्ब हमें नेचर कर रही है। कभी वो कोविड की, कभी डेंगी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी एड्स, है ना, कभी बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट तो खैर आर्टिफिशियल है, ये नेचर नहीं है। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं कि आपने जो है वो दूसरे एनिमल की पॉपुलेशन डायनेमिक्स पर बहुत असर डाल दिया, लिहाजा आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इकोसिस्टम अप्रोच में आप पूरा इकोसिस्टम का कंपोनेंट देख रहे होते हैं, और ये जो जो कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है, सेल्फ सफिशिएंसी इस पे डिपेंड करती है। रेगुलेशन आपको याद है कि आपने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा, आपने थर्मो रेगुलेशन पढ़ा है ना, तो वो रेगुलेट करते हैं। हमने जितनी, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीजन आपने एब्जॉर्ब की है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाली है, तो ये आपको इस पूरे इकोसिस्टम अप्रोच में देखना पड़ता है। और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या नॉन लिविंग मटेरियल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो फिर जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल मिसबैलेंस या डिसबैलेंसिंग शुरू हो जाती है। एक जगह पर अगर आपके पानी की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशंस जो उस जगह, स्पेसिफिक जगह पर कम्युनिटी या पॉपुलेशन मौजूद है, वो डिस्टर्ब होगी। वो तो छोड़ेगी अपने आप को वहाँ से। अब एनिमल है तो मूव कर जाएगा, प्लांट है तो क्या करेगा? प्लांट तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल मरमरा जाएंगे वो बेचारे। लेकिन लीड कर रहे होंगे, उनके अंदर जो है वो सीड वहाँ मौजूद होंगे, वो अपने सीड को, अपने स्पोर्स को, अगर फंगस है कोई और चीज़ है तो अपने स्पोर्स को वहाँ छोड़ देंगे, ताकि जैसे ही पानी यहाँ मौजूद हो, आ जाए कहीं से, तो वो फौरन से अपनी पॉपुलेशन दोबारा बना ले। ठीक है। तो इको सिस्टम की अप्रोच असल में बहुत वास्ट होती है ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो एक पर बात कर रहे थे, कम्युनिटी आप दो चार पे बात कर रहे थे, अब इको सिस्टम तो उस तमाम बायोटा पर, बायोम्स पर बात करेंगे, फिर नॉन लिविंग मटेरियल पर भी बात करेंगे, फिर साइकिल ऑफ एनर्जी पे भी बात करेंगे। तो इको सिस्टम एक वास्ट आपकी अप्रोच बन जाती है। फोर्थ हेडिंग हमारे पास है जनाब एवोल्यूशनरी अप्रोच। तो डेफिनेटली एवोल्यूशन हमने पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से चैप्टर पूरा, तो उसमें हम ये फॉसिल रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखेंगे। फॉसिल रिकॉर्ड में आपको एक एग्जांपल हमने यहाँ रखी है ताकि हमारी बात आ जाए जी। हमें फॉसिल रिकॉर्ड में ये मिला, ठीक है, नॉन हॉर्स कॉमनली कहते हैं, हायराकॉथेरम। इसे हम अप्रोचेस में फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न हॉर्स भी कहते हैं। छोटा है बहुत, 3 फीट, ठीक है, मतलब 2.5 फीट है, 3 फीट है तकरीबन। इसके लिम्स को भी देख लें आप, लिम्स भी इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, गर्दन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हजारों सालों बाद ये अपने आप को मॉडिफाई करता है, मायोफिपस। मायोफिपस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके मसल्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये मसल्स में और इस मसल्स में कंपेयर कर सकते हैं, फॉर मसल्स में, गर्दन में, ठीक है। तो इसने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट मैरी सिफस बना। इसमें आप देख सकते हैं ये मसल्स और स्ट्रांग हो गए, ये और स्ट्रांग हुआ, गर्दन और स्ट्रांग हो गई। और फिर आपकी जो एक्वस का एक स्पीशी हमें हाथ में लगी, जो हमारे मॉडर्न हॉर्स से थोड़ा पहले की है, ये मॉडर्न हॉर्स से थोड़ा पीछे है, एक्वस कैबेलस। ये सब स्पीशी का नाम हमारा जो रखा है जिवेल्स्की, ये साइंटिस्ट जिसने फाइंड किया था, जिसको फॉसिल मिला है, उसके नाम पर ये है। और फिर ये आपका आज का ये मॉडर्न का हमारा
और साफ कर रहा है। तो हम अपनी फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखते हैं, लेकिन ये फॉसिल रिकॉर्ड जाहिर सी बात है कि आपके वहाँ पे पूरे होने चाहिए, फाइनेटिक लिंकेज पूरी होनी चाहिए। अगर इसमें से बीच में तो कोई भी एक कट ऑफ हो गया और नहीं मिला फॉसिल आपको, तो फिर हम नहीं बता सकते कौन सा एनिमल उसने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया या एवोल्यूशन उसमें हुआ। ठीक है जी। तो ये हो गई चार हमारे पास डेफिनेशन। पांचवी डेफिनेशन, अच्छा वो हो सकता है कि ये कुछ सीरियल आगे पीछे हो बुक के मुताबिक, तो वो कोई मसला नहीं, वो आप देख लीजिए। हिस्टोरिकल अप्रोच स्पेसिफिक हमारे एनिमल्स में ह्यूमन के लिए। ह्यूमन को भी हम एनिमल ही कहते हैं, बायोलॉजिकल में, बायोलॉजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं कह रहा। तो बायोलॉजिकल हम अपने आप को इंसान एज बायोलॉजिकल एनिमल, तो हमारी जो हिस्ट्री है, हमने बिल्डिंगें बनाई, हमने टूल्स बनाए, अपने डिफरेंट टाइप के मटेरियल बनाए जिससे हम अपने आप को चेंज करते रहे। जैसे आपने अपने पाकिस्तान में हमारे बहुत पुरानी वो है ना, क्या कहते थे उसको, वो हड़प्पा भी है ना, और मोइंजो दड़ो भी है। तो वहाँ से आपको बहुत सारे पुराने टूल्स मिले, ब्रिक्स मिली। पता चला कि ये इंसान ने इतना 1000 साल पहले अपने लिए क्या क्या बनाना शुरू किया। आज तो हमने बहुत कुछ बना लिया। तो ये जो टूल्स आपके, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये टाइल्स हैं, ये सब आपकी बनाने की जो आप देखते हैं, वो आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाती है। ये ख़ास स्पेसिफिक ह्यूमन के लिए। हैबिटेट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस कंडीशन में सर्वाइव करता है, किस कंडीशन में रहना पसंद करता है। जैसे मैंने, अगर आप देखिए जी, आप स्टडी करें ऑन द हनी बी, पता चले कि आप ज़मीन खोदने लग गए, ज़मीन खोद कर हनी बी को तलाश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जी आप आंट्स की स्टडी करें, तो आप दरख्तों पर चढ़कर आंट्स को ढूंढने लग गए कि आंट्स कहाँ हैं, आंटियाँ कहाँ हैं। तो आपकी अप्रोच क्या हो गई, बिल्कुल ही गलत हो गई, क्योंकि आपको पहले हैबिटेट का पता होना चाहिए। करंटली अभी शायद आपको न्यूज़ आपने देखी होगी, 2-4 दिन पहले हमारा इस्लामाबाद में एक एलिफेंट है जो श्रीलंका ने हमें दिया था। शायद 20-25 साल हमारे पास रहा है इस्लामाबाद में। तो अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड वाइड, जिसमें एलिफेंट की पॉपुलेशंस को सेव करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें पूरी दुनिया में जो कंट्रीज, जैसे श्रीलंका ने हमें दिया, तो वो उन्होंने वापस अपनी जगह बुला मंगा कर, और उसके जो अपने नेचुरल हैबिटेट है, उनका अपना जंगल, उस जंगल में उन तमाम एलिफेंट्स को छोड़ा जा रहा है, ताकि वो नेचुरली ब्रीड कर सकें और पॉपुलेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है एलिफेंट्स की। और हमें ये यूजुअली इस लेवल पर हम बात करें तो हमें नहीं नज़र आता कि यार क्या होगा, एलिफेंट अगर दुनिया में नहीं रहेगा तो कोई बड़ा मसला थोड़ी। लेकिन आप अगर इकोसिस्टम को पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा एक एनिमल अगर अपनी जगह छोड़ दे, तो दूसरे एनिमल्स पर, दूसरे प्लांट्स पर उसका क्या असर पड़ता है, और फिर वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा, फिर दूसरी पॉपुलेशन जाएगी। ये जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं एनिमल्स, इनका असर अब हमारे नज़र आने लग गया। बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए ना। तो इसीलिए अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अब इनडेंजर्ड स्पीशीज हो गई हैं, जो बहुत खतरनाक हद तक कम हो गई, उनको रोक लें, बचा लें, ताकि उनका असर दूसरे पर ना पड़े। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी बात अप्रोच। और मेरा ख्याल से हमारे पास टाइम पता नहीं कितना है, 2-4 मिनट है कि नहीं, 5 मिनट है, देख लेते हैं जी। तो फिर हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। और जनाब हमारे पास आगे है हमारा टॉपिक, और वो है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम हमारी हमने भी बात की, इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटी और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट्स को आप इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है, वो टेंसले ने 1935 में इसको यूज़ किया है। इकोलॉजी आर्नस लिखी थी, ठीक है, हैकर। हाँ जी, मैसेज आया किसी का?
ओहो, टाइम हो गया जी, टाइम हो। अच्छा चलें, कोई सवाल जवाल पूछने हैं? अगर हैं तो, टाइम हो गया तो। कोई और सी क्लास है छुट्टी? बट हमारा टाइम हो गया जी, सबका टाइम होना है, हमारा भी हो गया। आज नहीं तो कल है, मगर घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, टाइम हो भी जाए तो घबराना नहीं है। खैर, सवाल को पूछना है तो भाई है, एक दो मिनट पूछ लें, वरना जिससे सवाल नहीं पूछना उसके लिए अल्लाह हाफिज। अपने लिए और हमारे लिए दुआओं में जगह बनाइएगा, दुआ कीजिएगा, कल तक जिंदा रहें और आपके साथ कल दोबारा ज्वाइन करें। और जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछ लें, आगे फिर हम भी खुदा हाफिज कहें।